अगर आज से चीनी बंद कर दें तो कुछ साल अपनी उम्र के बढ़ा लेंगे। 100%। यानी चीनी आपको बूढ़ा करती है। शुगर इज न्यू स्मोकिंग। आपका 1 मिनट का एक्सरसाइज आपका 7 मिनट का आयु बढ़ा रहा है। सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा बीमारी होने जा रहा है। कभी कभी होता है जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी आप अकेले हो। क्या ये संभव है कि हम 100 साल तक जिए? बाथरूम जाने के लिए किसी का कंधा यूज करना पड़ेगा या वॉकर लेना पड़ेगा? आंसर इज नो, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो। जंक फूड इज again one form of poison. If there is no purpose, there is no meaning of life. उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। इस तरह से भी उम्र कट जाए तो बुरी नहीं है, लेकिन उम्र कट रही है, जिंदगी गुजर रही है, आप उसे जी नहीं रहे हैं। ये होती हैं बुढ़ापे की मुश्किलें कि जीवन लंबा तो है लेकिन सेहतमंद नहीं है। इस वक्त मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च चल रही है वो इसी बात पर चल रही है कि क्या इंसान अमर हो सकता है, क्या वो अपनी जीने की उम्र बढ़ा भी सकता है और साथ ही सेहतमंद भी रह सकता है। तो आज हम एकदम सही जगह पर पहुंचे हैं। हम नेशनल सेंटर फॉर एजिंग में हैं, जो कि एम्स में है, और हमारे साथ डॉक्टर प्रसून चैटर्जी हैं, जो लंबे समय से इस मामले के एक्सपर्ट रहे हैं, हेल्दी एजिंग और लंबे समय तक जीने पर किताब भी लिख चुके हैं। तो आज उनका जो मरीजों का अनुभव है और किताब को लिखने में उन्होंने जो अनुभव इकट्ठा किए हैं, उनके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे लंबे समय तक जिएंगे भी और सेहतमंद भी रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो ये सवाल है कि क्या ये संभव है कि इंसान अपनी उम्र जो है उसे बढ़ा ले? बिल्कुल संभव है। देखिए, आप अगर हमारा पुराना हिस्ट्री देखेंगे, बहुत सारे साधु लोग जो होते थे, जब हमारा एवरेज लाइफ स्पैन, ये कहा जाता है कि 1950s के टाइम में हमारा एवरेज लाइफ स्पैन 50 के आसपास था। सो उस टाइम में भी साधु संत जो होते थे वो 100 साल तक जीते थे। ये कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। अभी भी आप अगर देखोगे, बहुत सारे साधु संत हैं हमारे देश में, विदेश में। इवन इफ यू सी कुछ जो जैसे रामकृष्ण मिशन है, इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन जो एसोसिएशन है, उनका जितना भी सीनियर साधु होते हैं जो सीनियर पोजीशन तक जाते हैं, उन लोगों का उम्र 90 प्लस भी होते हैं, 100 साल के भी लोग होते हैं। रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक पेपर में आया था, कोई चाइनीज लेडी, शी इज 124 ईयर्स। सो दीज आर रियलिटी। उनका अगर आप तो पहले तो बात है ये संभव है, जो हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है। उसके लिए साधु बनना पड़ेगा? मैं साधु को अलग नजरिए से सोचता हूँ। साधु का जो जीवन है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही डिसिप्लिन है। जैसे मैं उसमें एक उदाहरण तौर पे बोलूँ कि वो लोग सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं। सुबह अर्ली उठ जाते हैं। अर्ली उठने के बाद कुछ योगा हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने पूरा जो, इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, दे फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको सिरकाडियन रिदम भी बोलते हैं। सो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्लॉक है। सो बेसिकली इफ यू फॉलो द नेचर एंड ट्राई टू रिबाउंड फ्रॉम द चैलेंजेस, जो कि पार्ट ऑफ हमारा लाइफ है, आप गिरोगे फिर उठोगे, और एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करोगे, तो आप लंबा जी सकते हो, हेल्दी जी सकते हो। यानी कि साधु बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको धूनी रमानी और भगवा पहनकर दिन भर तप करना है, लेकिन सात्विक जीवन का जो होलिस्टिक या मेडिसिनल तरीका है, जिसे सात्विक जीवन कहा जाता है, उसको फॉलो करना है। धीरे धीरे उसे भी अनफोल्ड करेंगे। डॉक्टर साहब ने एक हिंट तो आपको ज़रूर दिया है कि डिसिप्लिन्ड और सिंपल लाइफ, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी रिसर्च हम देख रहे हैं मेडिकल साइंस में हो रही है, और ब्लू जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं। तो क्या वो हिस्से ऐसे हैं, वहाँ की हवा ऐसी है वो ज़्यादा जीते हैं, या वहाँ रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल ये डिसाइड करता है कि वो कितना जी रहे हैं? मैं कहूँगा सब कुछ मैटर करता है। तो देखिए, कैसे लंबा हम कितना लंबा जिएंगे, उसका कुछ फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। मतलब आपके पहले आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी कितना लंबा जिए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कुछ हद तक, which we called around 30%. So 30%, इसलिए हम जब कोई पेशेंट से बात करते हैं, हम पूछते हैं आपके मम्मी पापा कितने उम्र तक जिए थे। सो जिनके मम्मी पापा 80-90 क्रॉस किए हैं, उनके लिए काफी हद तक चांस है कि वो 100 तक पहुंचेंगे। यानी कुछ उम्र विरासत में मिलती है। विरासत में मिलते हैं। सो देयर, मैं उन लोगों को बोलता हूँ, दे हैव द जेनेटिक लॉटरी। सो
कुछ कुछ लकी होते हैं, सो उनको जेनेटिक लॉटरी मिली है, बट दैट इज 30%. बाकी 70% लाइफ स्पैन रादर वी कॉल्ड एज हेल्थ स्पैन. एक है लाइफ स्पैन मीन्स कितने साल तक आप जी रहे हो, हेल्थ स्पैन मीन्स कितने साल तक हेल्दी जी रहे हो, बीमारी के बगैर जी रहे हो. दैट इज द पर्पस, राइट. तो जो आप ब्लू जोन की बात कहे उसका एनवायरनमेंट भी, मोस्ट ऑफ द ब्लू जोन्स आर इन ए आइलैंड फॉर्म. तो उनका जो एयर है इट इज विदाउट एनी पॉल्यूशन. सो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर मेमोरी इम्पेयरमेंट, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, यू नो. सो ऑब्वियसली लाइफ स्पैन छोटे होने का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर. यानी दिल्ली में रहने वालों का तो छोटा हो गया फिर. कुछ हद तक आप सही हो, लेकिन उस पॉइंट पे मैं आऊंगा क्योंकि वो एक फैक्टर है. बाकी फैक्टर है आपका दिनचर्या. जैसे आपने बोला, आप अगर देखोगे मोस्ट ऑफ द ब्लू जोन में जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है. थोड़ा पहाड़ है, थोड़ा समुंदर है, तो वो लोग अपना खेती भी करते हैं, अभी भी बाइकिंग हाइकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ना कि टोटल मैकेनिकल ऑटोमेटेड कार में चल रहा है, ऐसा नहीं है. सो वो अपना मसल, अपना माइंड एक्टिव रखे है, शुरू से रखे और आखिरी दिन तक एक्टिव रख रहे हैं. सब कुछ खुद, अपना काम खुद कर रहा है, सिंपल जीवन शैली फॉलो कर रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खुद अपना घर में या जमीन में उगा के उसको खा रहा है. सो ये सारे आपका अच्छा अच्छा लाइफस्टाइल के ऊपर जा रहे हैं. प्लस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टिल देयर इन, मोस्टली देयर इन जॉइंट फैमिली. क्योंकि आप एक आइलैंड के अंदर हो तो वही मिले जुले आपको रहना है. बहुत दूर चले गए, न्यूक्लियर फैमिली हो गए, इन आइसोलेशन में रहेंगे, सोशल आइसोलेशन में रहेंगे, वैसा नहीं है. तो उनका परिवेश भी अच्छा है. इससे भी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली फर्क पड़ता है. दैट इज द रियल लाइफ एग्जांपल. साथ में उनका जीवन भर का अगर आप फॉलो करोगे, जैसे मैं ओकिनावा एक आइलैंड है जापान के, जो कि वन ऑफ द आइलैंड जहाँ से सबसे बुजुर्ग महिला, जहाँ से सबसे ज्यादा स्टडी भी हुआ है, वो मैंने मेरे किताब में भी इसके चर्चा किया हूँ. तो उनका, लेकिन आप उनका अगर उनके स्कूल के बच्चे का खान पान देखोगे, मैं एकदम स्कूल से, क्योंकि लाइफ स्पैन इज ए होल लाइफ स्टोरी. तो आपने स्कूल लाइफ में क्या किए हो, कितना एक्सरसाइज किए हो, क्या खान पान किए हो, कितना बिंज ईटिंग किए हो, वो डिसाइड करेगा कि 80 साल में जाके आप कितना हेल्दी रहोगे. तो इनका जो स्कूल के बच्चे हैं, ये लोग ऑलमोस्ट 30% कम खाते हैं एज कंपेयर टू इवन जापानीज हु स्टेज इन अदर सिटीज लाइक टोक्यो एंड अदर सिटीज. ओके. तो ऑब्वियसली नॉर्मल जितना खाना लोग खाते हैं उससे कम खाते हैं. 20 to 30% कम खाते हैं वहाँ का बच्चे, स्कूल के बच्चे. उससे क्या होता है डॉक्टर? हाँ, तो ये एक थियरी है, हम इसे बोलते हैं डाइट रेस्ट्रिक्शन और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन. दुनिया भर में लॉन्जिविटी रिलेटेड जितना काम हुआ है दुनिया भर में, इट स्टार्टेड विथ एल्गी, उसके बाद वार्म में किया गया, फिर प्राइमेट्स हम बोलते हैं, माइस, मंकी, फिर ह्यूमन. ये मतलब आप ये समझिए ऑलमोस्ट 1900 उस समय से हमें पता है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करने से कोई भी ऑर्गेनिज्म का आयु बढ़ता है. तो उसका रियल लाइफ एग्जांपल है आपका ब्लू जोन में. ब्लू जोन का कम खाइए. हाँ, यानी कम खाइए. कम खाने का हमने उदाहरण यहाँ पे भी देखिए. अब मैं इसमें आऊंगा, क्या दिल्ली वाले लंबा जी सकते हैं? आंसर इज डेफिनेटली यस. आपका एक पोर्शन पॉल्यूशन जो आपके हाथ में नहीं है, जरूर वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, आपका दिनचर्या, आपका खान पान, ये सब आपके हाथ में है. उसमें जरूर आपको खाना कम करना और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, इसके बारे में हम और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें बहुत सारे मिथ है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है. कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितने बजे तक खाना चाहिए, तो बताइए डॉक्टर साहब. तो जैसे मैं आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को हम इलाबोरेट अगर करें, आप इसको सिंपल सोचिए कि खान पान को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे. अगर सोचो कि मैं पहले सुबह 3 रोटी खाता था, लंच में 4 रोटी खाता था अलोंग विथ थोड़ा राइस, और डिनर में 1 रोटी 2 रोटी खाता था, तो उसको मैं अगर थोड़ा करके कम कर दूं, हर बार जो खाना खा रहा हूं वो थोड़ा कम कर दूं. तो ये पहला तरीका होता है कि हर बार जो आप खाना खा रहे हो कम कम खाओ. जिसको अगेन देयर इज ए जापानीज रूल की वो बोलते हैं कि 20% भूख पेट में रख के आप उठ जाओ,
और खाना मत खाओ. सो आप 80% खा रहे हो, 20% को छोड़ दिए हो. सो दिस इज सिंपल कैलोरी रेस्ट्रिक्शन. लेकिन स्टडी में देखा गया दिस इज लिटिल डिफिकल्ट टू डू सो, क्योंकि हमारे खान पान हमारा साइकोलॉजी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है. आपके सामने बहुत अच्छा खाना रखा है, कोई पिज्जा पसंद करता है, कोई बर्गर, आप नहीं खाओगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. डॉक्टर साहब मैं सोच रही हूँ शादी फंक्शन में तो वो प्लेट ऐसे भर लेते हैं कि फ्री का मिल रहा है ज्यादा हाँ, खा लो. एग्जैक्टली वो भी हमारा साइकोलॉजी में है कि फ्री का मिल रहा है, हम खा ले. स्वीट के प्रति हमारा बहुत अट्रैक्शन है. लेकिन स्वीट इज लाइक अगर आप अपना खान पान से चीनी टोटली हटा दो तो बहुत बड़ी बात होगी. मतलब दैट इटसेल्फ विल रेस्ट्रिक्ट योर कैलोरी. मैं आपको एक एग्जांपल दूं. सपोज मेरा रिक्वायरमेंट है खान पान, कैलोरी रिक्वायरमेंट है अराउंड 2000 कैलोरी. सो उसमें से यूजुअली एवरेज लोग जो है, एवरेज लोग आप देखोगे, मैंने तो जो फॉलो करता हूँ दिल्ली में 3 से 4 कप चाय पीते हैं. और उसमें जो वो जो चीनी डालते हैं ना, मैं आपको बताऊं 1 टेबल स्पून जो चीनी है दैट गिव्स यू अराउंड 12 ग्राम ऑफ शुगर. 1 चम्मच चीनी में शुगर 1 चम्मच चीनी में. और हमारा WHO कहते हैं कि वी शुड नॉट कंज्यूम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि वी शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 25 ग्राम फ्री शुगर. जो आप चीनी अलग से डालते हैं इसे फ्री शुगर बोलते हैं. जो आप फ्रूट जूस में अगर चीनी डालते हो तो फ्री शुगर बोलते हैं. चॉकलेट खाते हो तो दैट इज फ्री शुगर. कोई भी आप सूप कहीं से खरीद के खाया तो दैट इज फ्री शुगर. फ्री शुगर शुड नॉट बी मोर देन 25 ग्राम. तो मोस्ट ऑफ अस आर कम. तो एक हो गया आपका तरीका, हो गया हर बार खाना हम खा रहे, कम खा रहे. दूसरा तरीका हो गया, फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कैसे कम किया जाए. तो देन वी थॉट कि ये जो फास्टिंग का कंसेप्ट है उसको इफ वी कैन अडॉप्ट. तो जिस दिन खाऊंगा खूब खाऊंगा, जिस दिन नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, पूरा दिन व्रत रखूंगा. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फास्टिंग. एक दिन खाऊंगा, एक दिन नहीं खाऊंगा. लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम मुश्किल काम लग रहा है मुझे. एक तो मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे आजकल यंग जनरेशन भी कर रहा है, सीनियर जनरेशन भी कर रहा है, क्योंकि उनका सोच ये है कि बट प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है पूजा जी, कि जिस दिन वो खाते हैं उस दिन सब कुछ खाते हैं. उस दिन वो बिंज ईटिंग भी करते हैं, उस दिन ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, उस दिन वो शुगर भी खा लेते. तो बेसिकली देखो, फ्री शुगर इज लाइक आई विल से डीजल. सो इसका जो अंदर कंबशन होगा दैट इज हाईली टॉक्सिक. मतलब एक बंदा अगर जीवन की 0 years to 100 years तक जीते हैं और 1 चम्मच भी शुगर ना खाए तो भी जिंदगी चल जाएगा और अच्छी तरह चलेगा, बीमारी के बगैर चलेगा. तो चलिए एक लेमैन सवाल मैं पूछ रही हूँ, जो लोग अभी सुन रहे हैं आपको, अगर आज से चीनी बंद कर दें तो कुछ साल अपनी उम्र के बढ़ा लेंगे? 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. मैंने जैसे आपको कहा, शुगर इज डीजल मतलब वो जो आप सुनते रहते हो पॉल्यूशन के नाम, PM 2.5 निकल रहा है, और भी बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं विच इज टॉक्सिक टू आवर लंग्स एंड ओवरऑल बॉडी. सिमिलरली शुगर, ग्लूकोज का जो मेटाबोलाइट्स है, चीनी का जो मेटाबोलाइट्स है, वो डायरेक्टली आपका मोस्ट ऑफ द लॉन्जिविटी जीन को प्रिवेंट करता है, दबाता है. It has now beyond doubt it is a proven concept. यानी चीनी आपको बूढ़ा करती है. चीनी आपको बूढ़ा करती है. हम बोलते हैं शुगर इज न्यू स्मोकिंग. ओके. हाँ. सो आप कोई अगर कर सकते, मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ, आप अगर 4 कप चाय पीते हो उसमें से चीनी हटा दो तो यू विल इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ मच बेटर. जो आपने साइकोलॉजी, कई लोगों को लगता है फिर हम चाय ही क्यों पिए. तो चाय भी छोड़ दीजिए. अगेन यू नो, हाँ, अगेन मैं भी पहले बहुत ज्यादा चीनी के साथ, आप थोड़ा बहुत लीजिए, धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि हमारा ब्रेन मीठा चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इट इज जनरेशनल थिंग्स, यू नो. एक जनरेशन में हमने शुगर नहीं किया, हम बहुत पहले से खा रहे हैं. हो सकता है कि जब हम फॉरेस्ट में रहते थे, शेर के साथ रहते थे, तब नहीं खाते, तब तो हमारे पास सिर्फ प्रोटीन ही मिलता था और कुछ थोड़ा बहुत नेचुरल शुगर मिलता था फ्रूट से आपको, बट दैट इज नॉट दैट हार्मफुल. सो मैंने 2 तरह का बोला कैलोरी रेस्ट्रिक्शन. एक है हर खाने को आप कम कर रहे हो, जो जापानीज फॉलो करते हैं. दूसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि लंबा चलाना मुश्किल है, और बीच वाले दिन अगर आप उल्टा सीधा खा रहे हो देन यू आर कंप्रोमाइजिंग. थर्ड अप्रोच इज, अगर आप दिन में कोई टाइम फिक्स कर लो कि इतना तक मैं खाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं खाऊंगा, जो आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में कर रहे हैं. हाँ, दिस इज एक्चुअली द टर्मिनोलॉजी इज रॉन्ग. इट इज नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट इज कॉल्ड टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग. ओके. इंटरमिटेंट मतलब एक दिन खाऊंगा, एक दिन नहीं खाऊंगा, 2 दिन खाऊंगा, 2 दिन नहीं खाऊंगा. बट यहाँ पे हम रोज खा रहे हैं.
अपने शौक के मुताबिक खा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स नॉट जंक। जंक आप किसी भी फॉर्मेट में नॉट अलाउड, बट अगर जो हेल्दी खाना आप रोज खाते हो, पॉइंट इज, अगर आप एक चीज सोचिए, जैसे मैं करता हूँ, पहले मैं ब्रेकफास्ट लेता था, लंच लेता था, डिनर लेता था जी। अभी मैं डिनर बंद कर दिया। सो आई टेक ओनली ब्रेकफास्ट एंड लंच। ठीक है। इसमें मेरा 2000 से कैलोरी घट के हो गया 1200, क्योंकि 3 बार का खाना मैं 2 बार में किसी भी हालत में नहीं खा सकता। लेकिन मैं 2 बार जो खाता हूँ वो अपने टेस्ट के मुताबिक खाता हूँ। ऑफ कोर्स घर का खाना खाता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा मीठे वाला पोर्शन भी रहता है, उसमें थोड़ा नॉन वेज भी रहता है, एडिक्वेट प्रोटीन भी लेता हूँ। सो खान पान के मामले में ये जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके ऊपर बहुत सारे स्टडी भी हुआ है, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ, इफ आई कंपेयर इन ए लेमैन टर्म, इट इज लाइक हाइब्रिड कार। सो आप 8 घंटा इस कार को मतलब उसमें आप डीजल फ्यूल यूज कर रहे हो, बाकी 16 घंटा ऑटोमेटिक वो बैटरी यूज कर रहे हैं। आप अगर 16 घंटा नहीं खाते हो, 12 से 16 घंटा नहीं खाते हो, फायदा क्या है? हमारा शरीर के अंदर हर दिन बहुत सारे सेल जन्म लेते हैं और मरते हैं। सो डेड सेल या तो बूढ़ा सेल, जिसको हम सेनेसेंस सेल बोलते हैं, वो सेल का ऑटोफैगी, मतलब वो सेल को डिस्ट्रॉय करना अंदर से बहुत जरूरी है, और बाहर फेंकना भी जरूरी है। वो कैसे होगा? वो तभी होता है जब वो सिस्टम हमारा अंदर ही है, सब शरीर के सिस्टम अंदर चल रहा है, बट यू हैव टू गिव द टाइम टू द सिस्टम टू डिस्ट्रॉय द सेल जो कि बूढ़ा हो चुका है, जो डेड हो चुका है। इसे हम मेडिकली ऑटोफैगी बोलते हैं। यानी कुछ घंटे अपनी बॉडी को आराम दीजिए और उसे इंटरनल काम करने दीजिए। काम करने मैं तो बोल रहा हूँ, सब कुछ नेचर में रखा हुआ है। अगेन आई विल कम बैक टू द सेम एग्जांपल। मैक्सिमम जो सन्यासी है वो सनसेट के बाद खाना नहीं खाते। वो हमारा हिंदू स्क्रिप्ट में लिखा ही हुआ है। ये माइथोलॉजिकल नहीं, साइंटिफिक है। दे न्यू, आई सरप्राइज टू सी कि उनका नॉलेज बहुत आगे था हमसे। हम लोग अभी, मैं तो बोला 1900 साल से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ताकि हम बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग ये 6 AM to 6 PM का खाना ये बहुत पहले उन्होंने कर चुके हैं, स्क्रिप्ट में लिख चुके हैं वो लोग। ये जैनिज्म में तो एक बार हाथ बिछा के जो मिलता है वही खाते हैं। सो द स्टोरी इज, आप जितना कम खाओगे, बट ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी मेल नरिश्ड, वो भी हमें देखना है। सो अगर हम साइंटिफिकली बोले, एटलीस्ट 50% कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है। सो 50% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10 से 20% आपका प्रोटीन होना चाहिए। हमारा मसल को प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का से जो फ्यूल निकलते हैं मेनली ब्रेन के लिए रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली स्पीकिंग ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। अच्छा, हाँ, लेकिन एनर्जी चाहिए, लेकिन आपको ना ग्लूकोज, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बनेगा, बट यू डोंट रिक्वायर फ्री ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं ना, दिस अ वेस्ट कैलोरी, जो कि कैलोरी कंज्यूम कराता है बट एनर्जी नहीं देती है। फ्री ग्लूकोज मतलब जब आप चीनी ऐड करके खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यस आपको लग रहा है कि इंस्टेंट एनर्जी मिल रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो कब खाना है उसको हमने मोटे तौर पर डिफाइन किया। सनसेट के बाद नहीं खाना, बहुत अच्छा रूल है एकदम। उसके बाद क्या खाना है, उसमें चीनी हमने एलिमिनेट किया। आपने कहा कि कार्ब्स जो हैं वो चाहिए 50%। एकदम। इंडियन डाइट ऐसे डिजाइंड है कि अक्सर डाइटिशियंस ये आरोप लगाते हैं कि आपको इधर उधर से सब तरफ से कार्ब्स मिल रहे हैं, तो उसे हटा दीजिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक स्टडी हुआ है यूके पॉपुलेशन में। इट वाज ऑलमोस्ट 1 लाख पॉपुलेशन प्लस पॉपुलेशन में उन्होंने देखे थे। तो उन्होंने देखे थे कि कार्ब हटा के क्या फायदा हो रहा है और कार्ब रख के क्या फायदा हो रहा है, कितने परसेंटेज रख के फायदा हो रहा है। सो उन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप को एक्सट्रीम ज्यादा दिए थे, 60% से ऊपर कार्ब मिल रहा था, एक ग्रुप को 30% से कम कार्ब मिल रहा था, और बीच वाले ग्रुप को नियरिंग 50% कार्ब। तो अल्टीमेटली देखा गया, इट वाज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, मतलब लंबा फॉलो किया गया था टिल डेथ। तो जो ग्रुप 50% के आसपास कार्ब ले रहे हैं वही लोग सबसे लंबा जिए हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी हमें चाहिए। जैसे मैंने कहा, आपको ब्रेन का जो न्यूट्रिशन है वो आपको ग्लूकोज से ही मिलेगा, प्राइमरीली ग्लूकोज, कुछ हद तक कीटोन से भी मिलता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में, जो इस बार अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कीटो डाइट, जो कि अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। कीटो डाइट आप थोड़ा टाइम के लिए फॉलो कर सकते हो, क्योंकि चाहे
इट मे बी ड्यू टू ओबेसिटी रिडक्शन, मोटापन बहुत हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। सो कीटो डाइट में क्या होता है, आप कार्बोहाइड्रेट को एकदम जीरो कर देते हो, आप फैट बढ़ाते हो, प्रोटीन भी रखते हो खान पान में, और खाने में कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हो उस मामले में। टाइम ड्यूरेशन का कोई वो नहीं। सो उसमें आप बेसिकली आर्टिफिशियली कीटोन बॉडी हमारा शरीर में जनरेट होता है थ्रू अ प्रोसेस इन द लीवर। लेकिन आप जब आर्टिफिशियली उसको फोर्स कर रहे हो तो वो कुछ कुछ मेटाबॉलिक सिस्टम को चेंज करता है, जो कि मोटापन के लिए फायदेमंद है। ओके। इवन देखा गया डिमेंशिया, जो फॉरगेटफुलनेस बीमारी है हमारे एल्डरली, उनको भी आप शॉर्ट टर्म कीटो डाइट देते हो तो उसमें फायदा होता है। अच्छा। बट कीटो डाइट कैन नॉट बी योर स्टेपल डाइट फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा वी नीड कार्बोहाइड्रेट, उसको आप टोटली बाईपास नहीं कर सकते हो। अगेन यू शुड नॉट गो टू मच अगेंस्ट नेचर टू कार्ब योर सेल्फ। अब आप, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं डिनर नहीं करता हूँ, आई डोंट फील हंग्री, आई डोंट फील लेस एनर्जेटिक, आई एम टोटली एनर्जेटिक। कितने दिन लगते हैं डॉक्टर साहब अपनी ये आदत हटाने में? कोई भी आदत जीवन में 6 वीक्स में आप एक्वायर कर सकते हो। 6 हफ्ते कंट्रोल जो आपका कीजिए बॉडी बस। का क्लॉक है ना, वो 6 हफ्ते में मैं बंगाली हूँ, बहुत ज्यादा क्रेविंग था शुगर का, और स्वीट टूथ इज यूनिवर्सली ट्रूथ, सबका है स्वीट टूथ। लेकिन आपको वर्क करना है आपका साइकोलॉजी के साथ। रोज अगर मैं एक चम्मच करके शुगर अपने खाना से हटाना शुरू करूं, अभी मुझे ब्लैक टी विदाउट शुगर या नॉर्मल कॉफी विदाउट शुगर ज्यादा अच्छा लगता है। तो सो इट इज टोटली योर साइकोलॉजी। अपने ब्रेन को कंडीशन करना है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 6 हफ्ते कंट्रोल कीजिए, उसके बाद आदत अपने आप छूटने लगती है एकदम। जी डॉक्टर साहब, ये जो जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, जापान, कोस्टा रिका, इटली, यूएस के भी कुछ शहर जिनमें ये देखा गया कि वहाँ के लोग ज़्यादा जी रहे हैं, वो स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि वहाँ के लोग आमतौर पर प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, वेजिटेरियन ज़्यादा हैं। तो क्या वेजिटेरियन होना लंबी उम्र के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप एकदम सही बोल रहे हो। वेजिटेरियन होना लंबी उम्र के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिव फैक्टर है, क्योंकि जो वेज प्रोटीन है उससे आप मतलब वेज बेस्ड डाइट खा के आप कैंसर जैसे बीमारी, वस्कुलर डिजीज लाइक स्ट्रोक, कार्डियक इवेंट, ये सब आप एटलीस्ट 25 to 50% रिड्यूस कर देते हो थ्रू वेजिटेरियन डाइट। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में एक मेथियोनिन करके अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर को लगती है। मैं आपको थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूं, प्रोटीन जो हम लेते हैं अल्टीमेटली वो अमीनो एसिड बनती है जी। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है। तो हम लोग ऑलमोस्ट लिटरली जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें प्रोटीन का काम है। सो एक है डीएनए हमने सुने हो, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनी है डीएनए से। सो डीएनए का एक छोटा सा कोडिंग पोर्शन प्रोटीन तैयारी करता है, और वो प्रोटीन हमारा सारे कामकाज के लिए, चाहे लीवर फंक्शन के लिए हो, चाहे हार्ट पंपिंग के लिए हो, चाहे ब्रेन फंक्शन के लिए, सब में हमें कुछ कुछ प्रोटीन चाहिए। सो उस प्रोटीन का अंदर का जो मॉलिक्यूल है उसे बोलते हैं अमीनो एसिड। सो हमारा कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए प्रोटीन कंजम्पशन इज नीडेड। प्रोटीन हमें खाना है। लेकिन वो अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो इंस्टेड ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन वेज प्रोटीन है, उसमें ये मेथियोनिन कंपोनेंट बहुत ज्यादा होती है। हमें मेथियोनिन चाहिए, लेकिन वो जब भी ज्यादा हो जाता है तो वो मेथियोनिन हमारा लॉन्जिविटी जीन को सप्रेस करता है, एंड इट्स अ कांस्टेंट सप्रेशन, यू नो। एंड उसके अलावा जैसे रेड मीट हो गया, फिर फिश, कुछ तरह का फिश, नॉट ऑल फिश, वो आपका जो फूड पाइप के थ्रू जा रहा है, वो फूड पाइप को इरिटेशन करके फूड पाइप में कैंसर का चांस काफी हद तक बढ़ता है। नॉन वेजिटेरियन, वो भी जो बहुत डीप फ्राइड प्रिपरेशन होता है, बहुत जगह पे लोग वो भी प्रैक्टिस करते हैं। स्पेशली रेड मीट तो आपको लेना ही नहीं चाहिए इन एनी फॉर्मेट। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा, अल्कोहल जो एक वेरी वेरी पार्टिनेंट चीज होता है, अल्कोहल इन एनी फॉर्मेट, पहले डिस्कशन होती थी थोड़ा बहुत अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, और अक्सर वेस्ट का कल्चर में भी आ जाता था, वाइन तो डिनर के साथ, बट दैट इज नॉट राइट। सो इन एनी फॉर्म ऑफ वाइन, एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज हार्मिंग योर लिवर सेल। अगर आप लंबा जीना चाहते हो, अगर आप हेल्दी जीना चाहते हो, तो आपको अल्कोहल इन एनी फॉर्मेट यू शुड स्टॉप। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस बचाना चाहते हैं, एम्स के चक्कर कम काटना चाहते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में कम आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अल्कोहल आपको छोड़नी होगी। स्मोकिंग के लिए भी सेम रूल है?
ऑफ कोर्स स्मोकिंग तो इज लाइक पॉइजन. स्मोकिंग स्पेशली दिल्ली में 2 लोग ऐसे बोलते हैं कि हम इतना पॉल्यूटेड जगह में हैं, यहाँ पे तो स्मोकिंग करे ना करे वी आर स्मोकिंग. सो डेफिनेटली स्मोकिंग इज इट विल रिड्यूस योर लाइफ स्पैन एटलीस्ट 20 years. स्मोकिंग के बारे में और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जीरियाट्रिशियन हूँ, सीनियर सिटीजन का डॉक्टर हूँ, मैं सब जगह पे बोलता हूँ कि मैं ओल्ड कार का मैकेनिक हूँ. तो मेरे पास जब 80 साल में आके कोई बोलता है कि मेरा फेफड़े को ठीक कर दो, तो मैं बोलता हूँ फेफड़े तो आपने ऑलरेडी जितना खराब करना था कर ही चुके हो. जो लोग 30 साल से यूजुअली स्मोकर्स, स्मोकिंग स्टार्ट्स इन स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, मतलब +2 के आसपास आप शुरू करते हो, मतलब 18 साल 20 साल में किसी ने स्मोकिंग शुरू किया है. सो 18 से 30 साल के बीच में मैक्सिमम लोग स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं. वही बंदा अगर 80 साल तक जी भी जाते हैं तो उनका जो फेफड़े का हालत होता है दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंज. सो अगेन लॉन्जिविटी का कंसेप्ट ये नहीं होना है कि हम इमॉर्टल हो जाएंगे. लॉन्जिविटी का मतलब ये है कि हम जब तक जिए हेल्दी जिए. इसमें भी स्टडी हुआ है पूजा जी कि 80 साल के ऊपर जितना डिकेड आप जीते हो आप कंप्रोमाइज लाइफ जीते हो. बिल्कुल. आप उस स्पीड में नहीं चलते हो जिस स्पीड में पहले चलते थे. पहले गोल्फ खेलते थे, आप नहीं खेल पा रहे हो. जितना हंसी मजाक आप करते थे, जितना सोशलाइज करते थे, वो धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट होते जाता है. क्या ये संभव है कि हम 100 साल तक जिए और नॉर्मल लाइफ चलते फिरते जाए? संभव है. देन यू हैव टू मॉडिफाई दिस थिंग्स. स्मोकिंग इज वन ऑफ द, इवन स्मोकिंग को लेके एक हम लोग बायोलॉजिकल एजिंग में हम अलग एजिंग भी करते हैं, हिसाब करते हैं स्मोक जो लोग स्मोक करते हैं. सो स्मोकिंग विल इंक्रीज योर सडन कार्डियक अरेस्ट. हम जानते हैं आपका लिवर, आपका ओवरऑल लंग कैंसर करता है. सीओपीडी बोल के बीमारी है, सीओपीडी एम्फाइसेमा, वो बढ़ाता है. तरह तरह का कैंसर भी के साथ भी स्मोकिंग का रिश्ता है. स्मोकिंग के साथ डिप्रेशन का रिश्ता है. स्मोकिंग के साथ फ्यूचर डिमेंशिया का रिश्ता है. सडन डेथ तो बढ़ता ही बढ़ता है. सो स्मोकिंग इन एनी फॉर्मेट यू शुड अवॉइड. इवन अगर आपके घर में कोई स्मोक कर रहा है उनको भी आपके सामने स्मोक नहीं करने दीजिए. उसमें आपको, इसे हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, दिस इज इक्वली बैड. उसमें भी नुकसान होता है. तो फिल्म आनंद का डायलॉग है जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. तो आपको लंबी जिंदगी चाहिए और सेहतमंद जिंदगी चाहिए, तो उसे आज से बड़ा बनाने के काम आपको शुरू करने हैं. एक एक करके डॉक्टर साहब ने डिकोड किया है. अल्कोहल इज़ अ बिग नो नो, स्मोकिंग इज़ अ बिग नो नो. डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आप ओल्ड कार के मैकेनिक हैं, तो ऐसी कौन सी ओल्ड कार्स आती हैं जो, वैसे अच्छी हालात में आपके पास कार्स आती भी नहीं होंगी? नहीं आते हैं छोटे छोटे. इस मामले में मैं आपको बोलूंगा, जो मैं अपना दूसरा किताब में लिख रहा हूँ अभी, एक जो आप बोल रहे थे ना कि एक नोशन ये था, बहुत सारे नया नया किताब भी आए इस मामले में, कि आपको लंबा जीने के लिए ब्लू जोन में ही रहना है, जो आपका इनिशियल क्वेश्चन था. बट द आंसर इज नो. हम दिल्ली में भी सेंटेनेरियन देखते हैं जो 100 years तक जिए हैं. आप सुन के बहुत सरप्राइज हो जाओगे. मैक्सिमम सेंटेनेरियन आर इन ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि वो पॉपुलेशन नेचर के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करते, नेचर के क्लोज है. नेचर के क्लोज है और वो नेचर को सुन रहे हैं और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं. सो दे आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल. सो जैसे आपने बोला कि दिल्ली में मेरा पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट छोटे छोटे बीमार, क्योंकि जो लंबा जीते हैं उनका और एक क्राइटेरिया होता है, वो छोटा छोटा शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो वो सेंस करते हैं कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम. सो दे विजिट डॉक्टर इन वेरी अर्ली. उनका टाइम के राइट टाइम में आ जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना बहुत सारे टाइम में कि बीमारी को लेट स्टेज में लेके आप हमारे पास आए. उनको छोटा छोटा ऑल्टरेशन उनके शरीर में होता है तो दे फील द प्रॉब्लम. जैसे मैं अभी आपको थोड़ा देर पहले बोल रहा था, एक मेरे पेशेंट है 95 years. फर्स्ट टाइम ही केम टू मी विद लिटिल बिट ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम. ओके. तो उनका मैं दिनचर्या देखता हूँ तो डेली वो 7,000 से 10,000 स्टेप लेते हैं. 95 साल में भी? 95 साल में भी. इवन कोविड काल में वो पार्क में नहीं जा पा रहे थे तो घर में एक छोटा सा 10 by 12 का उनका कमरा है. उस कमरे में वो काउंट करते थे घड़ी लेके कि मैं 10,000 स्टेप लिया क्या नहीं किया. सो दूसरी पहलू है, एक तो खान पान, दूसरी पहलू आपका एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप, ये स्टडी में कहा जाता है आपका 1 मिनट का एक्सरसाइज आपका 7 मिनट का आयु बढ़ा रहा है. सो आप इमेजिन करिए कितना डिविडेंड आपको चाहिए. सो जो हम SIP की बात करते हैं, वैसे मैं बोलता हूँ कि हेल्थ इन
हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बेसिकली। एक्सरसाइज आपकी एसआईपी है। एग्जैक्टली एक्सरसाइज एसआईपी का जैसे कंपाउंडिंग होता है, 5,000 रुपया डालते डालते एक दिन आपका 5 करोड़ हो गया, आपको पता नहीं चला। वैसे आप रोज अगर, मैं स्टेप्स काउंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन कुछ तो करना है। अगर आप 7,000 स्टेप लेते हो, अभी का नया कंसेप्ट 7,000 स्टेप, 7,000 स्टेप अगर आप ले रहे हो, उसका आपका हेल्थ बेनिफिट 70 करोड़ से भी ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब, घर में बहुत सारे लोग चलते, जैसे महिलाएं अक्सर हम देखते हैं घर के काम कर रही हैं, चल फिर रही हैं, उन्हें लगता है हो गए हमारे 7,000 स्टेप्स, उन्हें काउंट करना चाहिए? वो भी अभी एक रिसेंटली स्टडी आया है जिसको हम बोलते हैं सडन हाई इंटेंसिटी मूवमेंट बेसिकली। तो कुछ कुछ होता है ना, सपोज मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी कोई पेशेंट खराब हो जाए, मैं भाग के चले जाऊंगा, सो ये भी मैटर करता है। सो बेसिकली आपका मसल जो है, उस मसल का फूड है एक्सरसाइज। जैसे मैंने बोला ब्रेन का फूड है ग्लूकोज, वैसे मसल का फूड है एक्सरसाइज। खाना क्या है? प्रोटीन। तो हम अगर मसल को एक्सरसाइज कराते हैं तो मसल ठीक रहेगा। मसल के बारे में एक कहावत है कि आफ्टर 30, which I believe you and me both have crossed, after 30 every decade we lose 3 to 5% muscle, both mass as well as strength, जिसे हम सार्कोपेनिया बोलते हैं। ये कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं है, ये कोई मस्कुलर कॉज नहीं है, एक नेचुरल एजिंग का पार्ट है। लेकिन क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? आंसर इज यस। इफ यू एक्सरसाइज, इफ यू स्ट्रेच योर मसल, इफ यू गो फॉर रेजिस्टिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज, तो आपका मसल ठीक रहेगा। तो मैंने ऐसा कोई 80 प्लस आदमी अभी तक नहीं देखा, मेरा ऑलमोस्ट 2 डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन जेरियाट्रिक मेडिसिन, जो डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है इन एनी फॉर्म, जो अपना मसल को फ्लेक्स एंड एक्सटेंशन नहीं कर रहा है। सो एक्सरसाइज इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन 80 में एक्सरसाइज कर पाए उसके लिए 30 से शुरुआत कम से कम कर देनी चाहिए। 30 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब मैं 95 ईयर्स के बात कर रहा हूँ, यूजुअली क्या होता है, हम जब वर्किंग होते हैं जी, आज मुझे बैक पेन भी हो, थोड़ा बुखार भी होता है, तो भी मैं ड्यूटी पे आता हूँ, तो हमारा फोकस वर्क में होता है। सो दिस इज, ये और एक पहलू है, इसे बोलते हैं मीनिंगफुल एंगेजमेंट। सो जब आपके पास एक अच्छा प्रोफाइल है, आप मीनिंगफुली एंगेज हो, तो आप छोटा छोटा हेल्थ प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हो, विच इज वेरी गुड, विच गिव्स यू किक, यू नो, विच ऑल्सो स्टिमुलेट योर लॉन्जिविटी जीन। इसे हम बोलते हैं हॉर्मेसिस। मैं उस बात पे आऊंगा। लेकिन मैं जिस 95 ईयर्स चाचा जी की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया रूटीन बेसिस पे, डिसिप्लिन के साथ, आफ्टर 60। क्यों? क्योंकि वो 58 तक he was executive engineer. He used to work in the community ground, ब्रिज उठाना है, इधर उधर का काम, ये सब काम देखते थे। So he was physically active. तो जब आप फिजिकली एक्टिव हो, सब कुछ कर रहे हो खुद से, लेकिन आपको फॉलो ये करना है, हर मसल शुड वर्क, यू नो। तो ये जो मसल एक्सरसाइज क्या आपको आनंद देती है? आई विल से साइकोलॉजिकली आनंद देता है, लेकिन आप जब वॉकिंग करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, तो आपको पैंटिंग, स्वेटिंग, सांस फूलना, ये सब होती है जी। कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता एक्सरसाइज। ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस इज गुड फॉर योर बॉडी एंड माइंड। इसे हम बोलते हैं हॉर्मेसिस। सो ये आपका लॉन्जिविटी जीन को स्टिमुलेट कर रहा है। सिमिलरली थोड़ा खट्टा फल, कलरफुल फ्रूट्स, ये भी हमारा लॉन्जिविटी जीन को स्टिमुलेट कर रहा है। हम पहले बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत जहर अच्छा चीज है, थोड़ा टॉक्सिन, थोड़ा टॉक्सिक चीज, वो स्टिमुलेट करता है। तो आप स्टिमुलेट उतना करिए विच इज नॉट हार्मफुल, बट स्ट्रेचिंग योर फ्यू सिस्टम, मेकिंग दैट सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट विद द सिचुएशन। थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा होता है, इसलिए आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत कैजुअल है, वो एग्जाम में अच्छा नहीं करता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा है, उसको फोर्स करता है पढ़ाई करने के लिए। वैसे जो चीज हमें हल्का स्ट्रेस देते हैं, नॉट मेंटल स्ट्रेस, जैसे इसके ऊपर अभी कंसेप्ट आया है क्रायोथेरेपी। आप अगर -75 डिग्री टेम्परेचर में 5 मिनट रह जाते हो, तो यू विल नॉट डाई, डोंट वरी। तो इट विल स्टिमुलेट योर लॉन्जिविटी जीन। अच्छा, हाँ, सेम कॉन्सेप्ट वाज इन सोना आल्सो। सोना बाद जो लेते हैं आप, ज्यादा गर्म टेम्परेचर में अपने बॉडी को स्टीम करते हो, बट ऑफ कोर्स क्रायोथेरेपी हैज शोन बेटर। सिमिलरली हाइपरबैरिक चेंबर में लोगों को रखा गया है कि थोड़ा ज्यादा प्रेशर में रखा जा रहा है, अगेन यू आर स्टिमुलेटिंग योर लॉन्जिविटी जीन। सो थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो कि हमें स्ट्रेच माने
कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। ठंड में क्या हम वॉक करने जाएंगे? बहुत सारे लोग जाते हैं, जो जाते हैं उनको फायदा मिल रहा है, जो नहीं जाएंगे उनको फायदा नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज नहीं की और उनका ऐसा लाइफस्टाइल भी नहीं रहा कि वर्किंग रहे हो, 60 साल की उम्र में अक्सर ऐसे लोग दलील देते हैं कि अब हम करेंगे तो कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, हम गिर जाएंगे, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आई हैव पेशेंट हु हैज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एट द एज ऑफ 80 आल्सो। अच्छा। हाँ, तो शुरू में हम यही बोलते हैं कि आप एक बार बेसिक असेसमेंट डॉक्टर से करा लीजिए, एंड इफ यू आर 65 प्लस जरूर एक जीरियाट्रिशियन से ही मिलिए। जीरियाट्रिशियन हमारे देश में बहुत कम है। सीनियर सिटीजन का स्किल डॉक्टर, उन्हीं से आपको मिलना चाहिए। सब एम्स में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती जल्दी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है हमारा। आप नेशनल सेंटर में आप आएंगे तो देखेंगे इट्स वॉक इन। हम कोई पेशेंट को वापस नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, आपको 11 बजे से पहले जरूर आना है, क्योंकि कंप्यूटर में एक एंट्री होना है। सो वी नेवर रिटर्न एनी पेशेंट। सो आप जीरियाट्रिशियन से मिलिए, ओवरऑल एक होलिस्टिक हम एसेस करते हैं, हेड टू फुट एसेस करते हैं। देन हमारा फिजियोथेरापिस्ट आपका हर मसल को देखेगा। कभी कभी मसल बहुत दिन अनयूज्ड के लिए थोड़ा एट्रोफी हो जाता है, लेकिन उनको समझना है क्या क्या काम करेगा। बट इवन एट द एज ऑफ 80 यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज एंड इट विल हैव बेनिफिट। फिर मैं वही पॉइंट पे आऊंगा, जब आप SIP के फायदा देखते हो, जो लोग SIP लेट शुरू करते उनको ज्यादा पैसा डालना पड़ता है। तो अगर आप 80 में जाके 100 साल तक नेक्स्ट 20 इयर्स को हेल्दी बनाना चाहते हो, तो 80 में भी आप अपना एक्सरसाइज शुरू करिए, ऑफ कोर्स अंडर सुपरविजन ऑफ ए फिजियोथेरापिस्ट। डोंट सडनली जंप इनटू अ जिम। थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज करिए। इसका भी तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने भी, आई वाज पहले तो प्लेयर था, बट यहाँ पे आके काम के चक्कर में मैं एक्सरसाइज उतना नहीं करता था, लेकिन आई स्टार्टेड विद सिंपल वॉकिंग। रिलैक्स तरीके से आप वॉकिंग करिए, आपका बॉडी खुद बताएगा कि उस वॉकिंग का स्पीड किस दिन बढ़ाना है। आपका बॉडी को खुद लगेगा मैं अभी वॉकिंग अच्छा कर रहा हूँ, कैन आई ट्राई लिटिल बिट ऑफ रनिंग। आपका बॉडी जॉइंट सब बताएंगे। वॉकिंग रनिंग से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना है। अगेन एक फिजियोथेरापिस्ट या जो भी जिम इंस्ट्रक्टर वो आपको पहले दिन समझा देंगे। देन यू गो फॉर लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टिव ट्रेनिंग। 1 kg डंबल को उठाना, 2 kg डंबल को उठाना। 60 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर, 80 साल के ऊपर, 90 साल में भी यही कर सकते हैं। देखो, एक्सरसाइज एक ऐसा चीज है। आपने क्योंकि वेट लिफ्टिंग की अब बात की, तो वो भी आप करोगे, धीरे धीरे करोगे। पहले आप 500 ग्राम के नमक उठाओ, दैट विल नॉट डू एनी हार्म टू यू, राइट? सो मसल के बारे में मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, जो बाइसेप्स हम बोलते हैं। 99 ईयर्स में भी कोई बंदा अगर रोज 1 किलो ऐसे उठाता है, आफ्टर 6 वीक्स that muscle will be strengthened. उसका हम रोटेशन पर मूवमेंट देखते हैं, RM देखते हैं, वो इम्प्रूव करता है। अच्छा। इवन स्टडी में हुआ है, जो मैंने अपना किताब में लिखा हूँ। if someone imagine that I am moving my muscle with 1 kg dumbbell for 6 weeks, there will be little bit of improvement in his muscle, because muscle movement भी सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है हमारा। So everywhere there is a psychology। तो पहला तो चीज है, हमें ये सोचना है हमें लंबा जीना है, हमें हेल्दी जीना है, हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। नो वन लाइक्स टू बी डिपेंडेंट, व्हिच इज द वर्स्ट एगोनी ऑफ एनी एल्डरली पीपल, कि मैं क्या बाथरूम जाने के लिए किसी का कंधा यूज करना पड़ेगा या वॉकर लेना पड़ेगा? आंसर इज नो, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो। यानी कि आपकी जो आने वाले जो समय है, बुढ़ापा जिसको हम कहते हैं, वो बेड पर बीतेगा, किसी की मदद से बीतेगा या आत्मनिर्भर तरीके से बीतेगा, ये बहुत हद तक आपके हाथ में है। चलते चलते डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि आपके पास बहुत तरह के मरीज आते होंगे, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग करते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, हम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तो हमने कोई गलती नहीं की है? वो गलतियाँ जो बुजुर्गों को अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, एक तो मैंने आपको कहा कि 30% तो आपका जीन डिसाइड करता है जी। तो अगर आपको जेनेटिक लॉटरी मिली है, तो आप शायद कुछ भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव दैट काइंड्स ऑफ पेशेंट की लाइफ में बहुत सारे टॉर्चर किए हैं, बट फिर भी हेल्दी है, क्योंकि उनके माँ बाप 90 साल तक किस्मत अच्छी है। सो अगर इफ यू वांट टू लिव हेल्दी बाय चॉइस, नॉट बाय चांस, तो आपको डिसिप्लिन लाइफ में रहना ही है। रही बात आपका जो बुजुर्ग लोग की बोले, मैं तो ऐसा, जैसे आपको कहा, मैंने ऐसा अभी तक कोई 80+ नहीं देखा जो डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि उनके जनरेशन ही ऐसे था। उनके जनरेशन में इतना जंक फूड मार्केट में आया ही नहीं था। उनके टाइम में बर्गर, पिज्जा, ये सब था ही नहीं। उम्र घटाते हैं जंक फूड? डेफिनेटली, जंक फूड इज अगेन वन फॉर्म ऑफ पॉइजन। आई एम सॉरी टू से दैट, बट जंक फूड इन एनी फॉर्मेट
इज जंक फूड बोलो, फास्ट फूड बोलो, ये आपको इंस्टेंट कैलोरी देती है बट एनर्जी नहीं देती है, एंड इट रिलीजेस द टॉक्सिन इन द बॉडी इज जस्ट लाइक PM 2.5. पॉल्यूशन को अगर आप रिलेट कर रहे हो, सो जंक फूड इज लाइक वो ग्रेप फ्री वाला कार है जो आपको आपका बॉडी को इनका जो टॉक्सिन मेटाबोलाइट है वो इतना लेवल पे बढ़ाएगा, पूरा मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट करती है। रही बात सीनियर सिटीजन क्या गलती करते हैं, सीनियर सिटीजन का आई विल नॉट से गलती, उनके बहुत सारे मैंने सीनियर सिटीजन को ऐसे नोटिस किया जिनके लाइफ का पर्पस खत्म हो जाता है। सो देन दे बिकम once they started feeling that they are redundant, they stop working, they stop interacting with people, they stop interacting with social gathering, social networking जो उनका था। सिर्फ हम खाना और सोने के लिए तो जिंदा नहीं रहते ना। उन्होंने बच्चे को बड़ा किया, पोता पोती भी आजकल एक साथ नहीं रहते, साथ में रहते भी है तो ज्यादा गूगल के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना कि दादा दादी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो एक सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा बीमारी होने जा रहा है। तो आप अकेले रहते हो, आपके साथ में यंग जनरेशन बात नहीं करता, तो कभी कभी होता है जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी आप अकेले हो, दैट इज एक्चुअली सोशल आइसोलेशन। हो सकता है ना कि आप क्राउड के अंदर हो, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज इसका भी उम्र पर असर पड़ता है। इसका भी उम्र पर असर पड़ता है। सोशल आइसोलेशन इज ए नोन रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया, जो कि लैंसेट में पब्लिश हुआ है। सोशल आइसोलेशन इज ए नोन रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया, डिप्रेशन, सुइसाइड, ये सब बहुत सारे कॉमन तरह की चीजें। दूसरा चीज है सीनियर सिटीजन का खान पान कभी कभी हेल्दी नहीं होता है। सीनियर्स नीड मैक्सिमम प्रोटीन। उनको एक 60 किलोग्राम वेट का, 60 kg वेट का अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए हमें, प्रेफरेबली वेज प्रोटीन, नॉन वेज भी चलेगा। सो उनका खान पान एक संतुलित होना चाहिए। उन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया और बैक पेन हो गया, तो वो एक्सरसाइज और कभी नहीं करेंगे। उनके उम्र में एक बार वो गिर जाते हैं तो फिर वो चलना बंद कर देते हैं डर के मारे, इसे हम फियर ऑफ फॉल बोलते हैं। वो छोटे छोटे चीज को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उनको लगता है सब कुछ एज रिलेटेड चेंजेस है। थोड़ा थोड़ा भूलना एज रिलेटेड, थोड़ा थोड़ा मानसिक तनाव एज रिलेटेड, नथिंग इज एज रिलेटेड। अगर मैं कंसिडर करूं, जो कि मैं करता हूं, एजिंग इज ए डिजीज नॉट ए नेचुरल फेनोमेनन। बीइंग ए प्रोपोनेंट ऑफ लॉन्जिविटी, मैं मानता हूं एजिंग इज ए डिजीज। अगर आज कोई 124 साल के माताजी, कल का ही न्यूज़पेपर में आया था, चाइनीज एक माताजी जी ने अपने लिए लिखा है, वो अगर 124 साल में ब्रेन मेंटली शार्प है, एक गांव से बिलोंग करते हैं, जॉइंट फैमिली 6 जनरेशन का साथ रह रही है, और वही मोर ऑफ बैलेंस डाइट खाना खा रहा है, खाना कम खाती है, बात कम करती है, एक्सरसाइज करती है, अभी भी सीढ़ी चढ़ सकती है, तो व्हाई नॉट यू। जो आपने बुक लिखी डॉक्टर साहब, हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ, इसे आपने भारतीयों के पर्सपेक्टिव से लिखा है। और जो बात आपने अभी कही कि जिंदगी में अगर कोई पर्पस नहीं है तो भी उम्र थम जाती है, कोई ना कोई मकसद रखना जरूरी है। एकदम। आपको ये मुझे कुछ लोग ने पूछा भी है, जो कि मैं नेक्स्ट किताब में लिख रहा हूँ इसके ऊपर बहुत लंबा, कि अगर मेरे जीवन में कोई पर्पस है, सो दैट पर्पस विल पुश मी टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मेरे पापा, हम लोग फॉर्चुनेटली जॉइंट फैमिली में है, मेरे पापा जिस दिन मेरे बेटा बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं, उस दिन सुबह 6:30 बजे उठ जाते हैं। जिस दिन उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाते हैं, उस दिन 9 बजे तक सोते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। तो आपको पर्पस ढूंढना है जीवन में। आप अकेले हो, आप जॉइंट फैमिली में हो, पर्पस आप ही को ढूंढना है। किसी के लिए किताब लिखना पर्पस है, किसी के लिए मिंगल करना पर्पस है। आई हैव अ सीनियर सिटीजन हु इज नियरिंग 90। उनके बेटी ऑटिस्टिक थी, तो बेटी अभी 40 साल प्लस हो गई है, बिकॉज ही इज 90+। उनको देखभाल करने के लिए उनको अभी भी सुबह उठ के योगा करना, उनको स्कूल में ले जाना, उनको इंटरेक्ट कराना, उनको मीनिंगफुली एंगेजमेंट रखना। सो दैट इज हर पर्पस। पर्पस इज लाइक फ्लोइंग रिवर। इफ देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। और ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप घर के लिए सब्जी लाने बाहर तक जाते हैं, ये पर्पस भी हो सकता है, आप इसे बर्डन भी समझ सकते हैं। नाती पोते को स्कूल बस तक छोड़ने जा रहे हैं, इसे आप बोझ भी समझ सकते हैं, और ये आपको सुबह उठने और बाहर निकलने का एक पर्पस भी दे सकता है। एज इज जस्ट अ नंबर। फिर एक बार फिल्म आनंद का डायलॉग याद आएगा कि
जब तक जिंदा रहा तब तक मरा नहीं, और जब मर गया तब मैं ही नहीं। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं। बहुत सारे टिप्स डॉक्टर प्रसून चैटर्जी ने आपको दिए हैं, और हम फिर कोशिश करेंगे, एक बार फिर जुड़ेंगे। आपके बहुत से सवाल अभी भी मन में होंगे, उन्हें लेकर फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक नमस्कार। हम काफ़ी हद तक एड्रेस कर पाए हैं कि लोग लंबी उम्र जी लें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।